नमस्कार साथियों। हम अभी अभी 26 जनवरी 2026 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाकर हटे। बहुत ठंड थी। मेरी कनाडा में बात हुई। वहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ी कि लोगों की त्राही त्राही निकल गई। घरों के बाहर बर्फ़ के अंबार लगे थे। मैं सोचता हूँ कि जो लोग इस बर्फ़बारी में काम करते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। इसी दौरान किसी दोस्त ने एक पोस्ट भेजी जो इसी बर्फ़ के दौरान काम करने वाले हमारे सरहद पर तैनात फौजियों के लिए लोग रसद और सामान पहुंचाते हैं। यह सुनकर पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में कितने कष्ट हैं। खैर, कहानी शुरू करता हूँ। क्या देशभक्ति गरीबों के हिस्से आई है या उन गरीब परिवारों के जिनको अपना जीवन बिताने के लिए फौज में ही भर्ती होना पड़ता है? आज आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर अपने परिवार के साथ एक सप्ताह की छुट्टियां बनाने लद्दाख पहुंचते हैं। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और खामोशी, सब कुछ जैसे किसी और ही दुनिया का एहसास करा रहा था। उनकी यात्रा के लिए जो स्थानीय ड्राइवर मिला वह करीब 28 वर्ष का लद्दाखी युवक था। शांत चेहरा, सधी हुई आवाज़ और आंखों में पहाड़ों जैसी गहराई। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और दो बेटियां थीं। हिमाचल के भीतर संकरी और बर्फीली सड़कों पर आगे बढ़ते हुए बातचीत शुरू हुई। टूरिस्ट ने सहज उत्सुकता से पूछा, जैसे ही यह हफ्ता खत्म होगा यहाँ टूरिस्ट सीजन भी खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह किसी बड़े शहर, गोवा, दिल्ली या कहीं और होटल में काम करने चले जाते हैं? लद्दाखी युवक ने बिना किसी शिकवे के उत्तर दिया, नहीं साहब, मैं यहीं रहता हूँ, सर्दियों में भी। मैं लद्दाख छोड़कर कहीं नहीं जाता। टूरिस्ट को हैरानी हुई, लेकिन जहाँ तो सर्दियों में जान गंवा देने वाली ठंड पड़ती है, तब आप क्या करते हैं? युवक मुस्कुराया, ज़्यादा कुछ नहीं, घर पर रहता हूँ। हाँ, एक काम जरूर करता हूँ, मैं सियाचिन चला जाता हूँ। यह सुनते ही टूरिस्ट चौंक पड़ा। सियाचिन? वहाँ तो जहाँ से भी ज़्यादा ठंड है। वहाँ क्या काम? युवक ने शांत स्वर में कहा, मैं वहाँ इंडियन आर्मी के लिए लोडर का काम करता हूँ। टूरिस्ट की उत्सुकता अब गहरी हो चुकी थी। मतलब आप सेना में भर्ती होते हैं? नहीं साहब, उसने सर हिलाया, मेरी उम्र अब भर्ती की नहीं रही। यह कॉन्ट्रैक्ट का काम है। मैं और मेरे जैसे कुछ और लोग जाते हैं, जहाँ से करीब 250 किलोमीटर पैदल चलकर सियाचिन बेस कैंप पहुँचना पड़ता है। 15 दिन लगते हैं। वहाँ मेडिकल होता है। फिट हुए तो सेना की तरफ से यूनिफॉर्म, जूते, गर्म कपड़े, हेलमेट सब मिलता है। फिर 3-4 महीने वहीं रहकर काम करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ अब पीछे छूट चुके थे, लेकिन टूरिस्ट की निगाहें उस कहानी में उलझ चुकी थीं। वहाँ काम क्या करना पड़ता है? उसने धीरे से पूछा। सामान ढोना, युवक बोला। जो भी जरूरी सामान होता है, जो भी सामान जरूरी होता है उसे आर्मी एयर ड्रॉप करती है। हम लोग उसे उठाकर पीठ पर लाद कर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक पहुंचाते हैं। गाड़ियां क्यों नहीं इस्तेमाल होती? वह इलाका पूरा ग्लेशियर है, ट्रक नहीं चल सकते। आइस स्कूटर हैं, लेकिन वे शोर करते हैं। शोर हुआ तो दुश्मन की तरफ से गोलियां चल सकती हैं। इसलिए हम रात के 2 बजे निकलते हैं। टार्च भी नहीं जला सकते। मौत की परछाई के साथ। वहाँ ना घोड़े टिक सकते हैं ना खच्चर। -50 डिग्री और 18 फीट की ऊंचाई पर कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता। टूरिस्ट ने भारी स्वर में कहा, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है। इतना बोझ कैसे उठा लेते हो? इसीलिए साहब, 15 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकते, और दिन में सिर्फ 2 घंटे काम। बाकी समय शरीर को जिंदा रखने की कोशिश। यह तो जानलेवा काम है। युवक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, कई दोस्त लौटकर नहीं आए। कोई गहरी खाई में गिर गया, कोई दुश्मन की गोली से मारा गया, और सबसे बड़ा खतरा फ्रॉस्ट बाइट। वहाँ मौत हर वक्त साथ चलती है। एक तरह से मौत तो तय ही है। टूरिस्ट ने आखिरी सवाल किया, तो इसके बदले आपको अच्छी तनख्वाह मिलती होगी? युवक ने बिना किसी गर्व के कहा, 18,000 रुपये महीना, लेकिन पूरा खर्च सेना उठाती है।
तो 3 महीने में 50,000 के आसपास बच जाते हैं। मेरे लिए यही बहुत है। घर चलता है, बेटियों की पढ़ाई में मदद हो जाती है और सबसे बड़ी बात, देश और सेना के लिए कुछ करने का संतोष। दिल्ली का वह टूरिस्ट चुप हो गया। 50 लाख के पैकेज, एसी दफ्तर और लग्जरी जिंदगी के बीच खड़ा वह इंसान पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। जहां -50 डिग्री, 18,875 फीट की ऊंचाई, सुबह 2 बजे, मौत की परछाई के साथ 600 रुपये रोज की कमाई बहुत लगती है। और देश के लिए कुछ करने का जज्बा सबसे बड़ी दौलत है साहब। शहर में बैठकर ज्ञान बांटने वाले लोग, सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले, व्यूज और लाइक के नाम पर चिल्लाने वाले, उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं है कि उस अंधेरे सन्नाटे में 10 मिनट के लिए भी खड़ा हो सके। और जहां जय लद्दाखी युवक 15 किलो का बोझ अपनी पीठ पर उठाए हुए खुशी खुशी से सेवा करता है। आप अपने बच्चों को लग्जरी कार में घुमाइए, मॉल में शॉपिंग कराइए, एसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा पास्ता खिलाइए, जय उनका हक है। बस कभी उन्हें जय कहानी भी सुनाइए, ताकि उन्हें पता चले कि इस देश की असली रीढ़ कहाँ खड़ी है। एक हफ्ते की पारिवारिक यात्रा में सुनी गई जय बातचीत छोटी थी, लेकिन इसके शब्द दिल में बहुत गहरे उतर गए। जय कहानी किसी एक लद्दाखी युवक की नहीं है। जय उस भारत की कहानी है जो कैमरों से दूर, सुर्खियों से बाहर, बर्फ, अंधेरे और मौत के बीच खड़ा होकर हमें सुरक्षित रखता है। जय हमें याद दिलाती है कि देश सिर्फ भाषणों, ट्रेंडिंग, हैशटैग और सोशल मीडिया की बहसों से नहीं चलता, बल्कि उस गुमनाम हाथों से चलता है जो -50 डिग्री में भी कांपते नहीं, बल्कि बोझ उठाते हैं। हम अक्सर सुविधाओं, पैकेज, लाइक्स और फॉलोअर्स को सफलता का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन असली राष्ट्र निर्माण वहाँ होता है जहाँ कोई इंसान अपनी जान की कीमत पर भी कर्तव्य निभाता है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी दिखावे के। 18,000 रुपये की तनख्वाह उस साहस, उस त्याग और उस जोखिम का मूल्य नहीं हो सकती जो वह लद्दाखी जो हर सर्दी में उठाता है। अपील यही है, सरकार और व्यवस्था ऐसे गुमनाम योद्धाओं को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर न माने, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा, बीमा और बेहतर भविष्य दे। समाज सिर्फ उन्हें कहानी बनाकर आगे न बढ़ा दे, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता और संवेदनशीलता रखे। और हम सब खासकर अपने बच्चों को जय समझाएं कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने, स्क्रीन पर बहस करने से नहीं आती, बल्कि त्याग, अनुशासन और कर्तव्य से आती है। जब अगली बार हम अपने आरामदेह कमरे में बैठे हों, तो एक पल उन लोगों को याद कीजिएगा जो रात के 2 बजे अंधेरे और बर्फ के बीच हमारी शांति का बोझ अपनी पीठ पर उठाए खड़े हैं। क्योंकि अगर वे हैं, तभी हम हैं। अंत में बीत चुके गणतंत्र दिवस की आप सबको फिर से बधाई। अपना ख्याल रखिए। अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।